हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लानेट। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, आई थिंक 4 लेक्चर्स पढ़ लिए। अब उन पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप जवाब दे देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्विज 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको एनोड रेज के लिए गलत स्टेटमेंट बताना है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है एनोड रेज जब हाइड्रोजन गैस फिल करते तो एग्जैक्टली प्रोटॉन ही चलते, और एनोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस की तरफ टिल्ट हुई थी, तभी तो हमें पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। तो हम कहेंगे ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द E by M रेशियो depends on the gas in the discharge tube used to produce the anode rays. E by M डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली जब हाइड्रोजन फिल करते हैं तभी प्रोटॉन मिलते हैं, अदरवाइज हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, E by M रेशियो ऑफ एनोड रेज इज कॉन्स्टेंट। नहीं, गैस बदलते ही ये चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम हो जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। एनोड रेज जो है डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस के आयोनाइजेशन की वजह से, जो प्लस है, जो पॉजिटिव आयन है, उनके चलने की वजह से बनती है, उन्हें तो एनोड रेज कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 3 है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन 3 है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E by M। अब दो पेयर है, आपको बताना है किसका E by M सेम है। तो बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, तो प्रोटॉन का E by M तो कुछ ना कुछ आएगा, है ना। आपको पता भी होगा 9.54 समथिंग बताया था, है ना। तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन का E by M तो होता है, लेकिन क्या बोले न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही 0 होता है, तो E by M 0 हो जाएगा। तो सेम तो नहीं है, आइडेंटिकल मतलब सेम। सेकेंड, प्रोटियम और ड्यूटीरियम, तो बच्चे प्रोटियम तो 1H1 है और ड्यूटीरियम 1H2 है, तो चार्ज बाय मास का रेशियो अगर हम देखें तो इसका चार्ज 1 है, मास 1 है, लेकिन यहाँ चार्ज 1 है, मास 2 है, तो फिर E by M सेम तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ड्यूटीरियम एंड अल्फा पार्टिकल। ड्यूटीरियम होता है 1H2 और अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2 हीलियम 4। तो बच्चे यहाँ चार्ज बाय मास का रेशियो, तो ड्यूटीरियम का चार्ज तो 1 है और मास कितना है 2, अल्फा का चार्ज 2 है, मास कितना है 4, तो ये भी कितना आया 1/2, ये भी कितना आया 1/2, तो सेम हो जाएगा। तो ड्यूटीरियम एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वैल्यू ऑफ E by M। अब इलेक्ट्रॉन और गामा रेज, तो इलेक्ट्रॉन तो आपकी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है विद नेग्लिजिबल मास, और गामा रेज आपकी रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो सेम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। सेकेंड, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही बता दो, तो मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टुगेदर। द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। सही, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उसने क्या बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, चार्ज पॉजिटिव है और सारा मास न्यूक्लियस या सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये बात तो सही है, लेकिन ये उसका कंक्लूजन नहीं है। और एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो बहुत पहले से ही पता था, है ना। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है, और पूरा का पूरा मास जो है वो उसके सेंटर में है, यानी न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा एटम का मास जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27। नाउ स्टूडेंट 13 एल्यूमिनियम 27, तो आपको पता है ये 27 मास नंबर है। अगर हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें x, तो यहाँ तो है Z एटॉमिक नंबर और ये है A मास नंबर, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहता है रेडियस जो है वो मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा R0 A की पावर 1/3।
ना आर नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था सब 1313 चल रहा है, तो 1.3 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। नाउ ए मास नंबर कितना है आपके पास 27, तो 27 का क्यूब रूट ले लो, तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, सॉरी 1 क्यूब रूट कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1.3 तो 3.99 के समथिंग आ जाएगा, तो 3.9 इंटू 3.9 इंटू 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर। और मीटर में पूछे तो क्या करोगे 3.9 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, है ना। तो 3.9 को लमसम 4 मान लो क्योंकि ये 1.33 था, है ना। तो लमसम अगर इसको 4 मान लूँ तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब डेंसिटी बतानी है, तुम्हारे पास है 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 8 ऑक्सीजन 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेडियस जो होती है वो मास नंबर की पावर 1/3 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपने अलग अलग एलिमेंट लिए हैं तो मास नंबर चेंज हो रहा है तो रेडियस चेंज हो रही है। तो बच्चे मास नंबर चेंज हो रहा है तो मास भी तो चेंज हो रहा है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो भाई मास तो बदल रहा है ना, वॉल्यूम भी चेंज होगा रेशियो के हिसाब से, ठीक है। मास नंबर के हिसाब से रेडियस चेंज होगी, रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो तुम बताओगे कि अगर मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो डेंसिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो आपको बताना है कि तीनों एलिमेंट का डेंसिटी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। क्लियर। सेलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। अब बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कॉम्बिनेशन लाओ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अब देखो एक से ज्यादा आंसर है तो फिर सबको ही देखना पड़ेगा। तो देखो पहला सोडियम प्लस है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना तो सोडियम में प्रोटॉन 11 होते, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे क्योंकि प्लस है पॉजिटिव आयन, तो यहाँ आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। H2O प्लस, तो बच्चे H2O प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और चार्ज पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, तो 1 + 1 और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 -1, तो ये आपके पास कितना हो गया 9। तो हम कहेंगे ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लग नहीं रहा है, छोड़ दें इसको। सेकेंड कॉम्बिनेशन देखो, सेकेंड कॉम्बिनेशन है कार्बोनेट नाइट्रेट और H2CO3। तो देखो कार्बोनेट में कार्बन के पास कितने हैं 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 और 24 कितना हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन से। सिमिलरली NO3 माइनस में देख लो, तो NO3 माइनस, तो देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 3 और नेगेटिव चार्ज 1 है तो 1 ऐड कर दो, तो 7 + 8, 7 + 1 8 और 24 32 फिर हो गया, तो यहाँ पे भी 32 है। और H2CO3, तो देखो H2CO3 एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी वापस कितना आ रहा है 32। तो भाई ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें पॉसिबल नहीं। और सारे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। देखो ABD BCD ABC ABCD, तो एक बार वापस चेक कर लो, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम कर दो तो 10। वाटर में कितने हैं, तो बच्चे वाटर में वैसे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे है ना, एक हाइड्रोजन में 1, दूसरे हाइड्रोजन में फिर 1 और ऑक्सीजन में 8, तो 10 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक कम कर दो, तो देखो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ 10 है, तो ए ऑप्शन जो भी है वो आंसर नहीं होगा। इतना तो क्लियर ही है कि भाई ए में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ए है
तो ये नहीं होगा। सेकेंड देखो, थर्ड ऑप्शन में भी ए है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और बी तो तुमने चेक कर लिया, और बाकी इनको चेक करोगे तो सेम ही मिलेगा। तो बाकी तुम चेक करोगे तो फिलहाल यहाँ आंसर बैठेगा ऑप्शन बी, सी और डी, क्योंकि सी आपके पास सब में देखो, बी सी डी तो यहाँ पे भी है, बी सी आपके पास यहाँ पे भी है ना, और बी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ ए है, तो ये आंसर तो होने से रहा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी आपको पूरा चेक करना है तो आप पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपका ये रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इफ द टेबल ऑफ एटॉमिक मासेस were established with the oxygen atom and assigned value of 100, then the number of carbon atom would be approximately, मतलब हमने जो मास की टेबल है वो कार्बन बेस्ड में निकाली थी, भाई कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है ना। अब ये कह रहा है कि नहीं, हमने कार्बन के हिसाब से अपनी डिस्कवरी करी नहीं, हमने सारा सेटअप ऑक्सीजन के हिसाब से करा, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का मास 100 होता तो कार्बन का कितना होता? तो बड़ा सिंपल सवाल है, देखो कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो हम कहेंगे 16, सीधी सी बात है। अब अगर ऑक्सीजन का मास 100 हो तो कार्बन का मास कितना होगा, ये फाइंड करना है। यहाँ पर ऐसे देख लो, अगर ये 12 है तो ये 16 है ना, मतलब तो हम कहेंगे ये 25% ज़्यादा है। 4 की टेबल बोलो, 4, 8, 12 और 16, तो 4 3 से 12 होता है, ठीक है। तो ये 3 हिस्से है, तो ये कितना है, 4 हिस्सा है ना। तो अगर ये 100 है बच्चे तो ये 75 है। 16 और 12 में किसका रिलेशन है, तो हम कहेंगे 12 जो है वो 16 का 75% है, 75% है। तो अगर ये 100 होता तो ये मास आपका हो जाता 75। और नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको शॉर्ट तरीके से कर लो कि भाई कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बाई चांस ऑक्सीजन का मास 100 होता तो कार्बन का कितना होता, सॉल्व कर लो, x मान लो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 16x इक्वल्स टू 12 इंटू 100, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16, तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 100 का 3/4 कितना आएगा, 75 ही तो आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 75। क्लियर? तो ये था हमारा क्विज 1। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।